मूवी के स्टार्ट में हम जया नाम की लड़की को देखते हैं। वो शादीशुदा है और अपने घर में वो बहू कम और नौकरानी जैसी ज्यादा है। घर के सभी लोग बहुत आलसी हैं। एक गिलास पानी भी वो खुद कर उठकर नहीं पीते। हर काम जया को ही करने के लिए बोलते हैं। जया को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। पूरा दिन बस घर का काम करने में ही निकल जाता है। जया को बच्चा नहीं हो रहा है तो अपने पति मानस को बिना बताए वो आईवीएफ कराने जाती है। मानस को बिना पता चले वो उसका सैंपल भी ले आती है। डॉक्टर पहले तो कहती है कि पति को साथ लेके आओ, लेकिन फिर जया ने उन्हें कैसे भी मना लिया तो वो कहती है कि इसमें 5 से 6 लाख तक लग जाएगा। इतनी ही देर में जया के ससुर का फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि कहाँ गायब हो, जल्दी घर आओ, आके चाय बनाओ। इसके बाद हम देखते हैं रेखा नाम की औरत को जो वाइन शॉप में काम करती है और एक लड़की सुषमा को जो सोशल मीडिया पर फेमस है, वो भी अपनी जीजू के साथ वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे जीजू साली वाली वीडियोस बनाने के लिए सुषमा को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है। वाइन शॉप से घर आने तक के रास्ते में कई आदमी रेखा को गंदी नजर से देखते हैं। घर आते ही जया खाना बनाने लग जाती है। हमें देखने मिलता है कि सुषमा का जीजू जया का पति ही है, यानी सुषमा और जया बहनें हैं। मानस घर आते ही ड्रिंक करने लग जाता है। वो जया की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। रात में जया को उसकी माँ का कॉल आता है जो कि थी रेखा। वो गला फाड़ फाड़ के रो रही होती है। वो सुषमा को भी कॉन्फ्रेंस पे लेती है। सुषमा और जया की बिल्कुल भी नहीं बनती है। सुषमा जया की सगी बहन नहीं है। वो उसके पति के साथ वैसे भी वीडियोस बनाती है, इसलिए जया और भी उसे पसंद नहीं करती। तभी माँ बताती है कि सामने वाले गुप्ता जी नहीं रहे, मेरे यहाँ ही उनका खून हो गया है, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। रेखा 22 साल की थी जब सुकुमार से शादी करके वो इस आदर्श कॉलोनी में आई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मोहल्ले की नजर उस पर टिक गई थी। उसका स्लीवलेस ब्लाउज देख के मोहल्ले वालों को समझ आ गया था कि उसके चाल चलन सही नहीं है। रेखा ने मोहल्ले के सभी मर्दों को स्कैन किया। उसकी गंदी नजर पड़ी सामने वाले घर में रहने वाले चरित्र कुमार गुप्ता जी पर। गुप्ता जी को देखते ही वो उन पर डोरे डालने लगी। रेखा हर रोज उन्हें देखती, लेकिन गुप्ता जी बहुत ही सीधे आदमी थे, वो उसे भाव भी नहीं देते थे। जब शादी के 7वें महीने में ही जया हो गई तो रेखा की असलियत खुद ब खुद सामने आ गई। इतवार के दिन वो सुकुमार को छत पर बैठाकर उसकी मालिश करती थी। मोहल्ले के सभी आदमी दूरबीन लगाकर उसे देखा करते थे। ये भी गुप्ता जी को रिझाने के लिए ही वो करती थी। एक दिन ऐसा आया कि सुकुमार की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। सुकुमार ने गुप्ता जी से कर्ज लेकर रखा था और वो भी घर को गिरवी रखकर। गुप्ता जी जब शोक सभा में आए थे तो रेखा ने वहां भी उन्हें इशारे किए। गुप्ता जी को समझ आ गया था कि ये एकदम छिछोरी औरत है। साल बीत गए, उम्र बढ़ गई। लोगों को लगने लगा कि रेखा कोई आम औरत नहीं है बल्कि डायन है। तभी इतने सालों में वो आज भी वैसी की वैसी ही दिखती है। उसने अपने आंगन में गेंदे के फूल उगा रखे हैं। अब जया और सुषमा दोनों रेखा के पास आ जाती हैं। रेखा गरम चाय बनाती है और फिर बताना शुरू करती है कि गुप्ता जी कैसे मरे। कल रात 10:30 बजे गुप्ता जी घंटी बजाए, कुछ बिस्तर विस्तर का पूछ रहे थे। हम समझ नहीं पाए, हमको लगा शादी का घर है, मेहमान लोग के लिए बिस्तर चाहिए होगा। हम जैसे ही दरवाजा खोले वो एकदम से अंदर आ गए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। हम जैसे ही अंदर गए वो हमारे पीछे आ गए, फिर एकदम से घोड़े के जैसे आए और हमारे ऊपर ही चढ़ गए। हम जोर से धक्का दिए तो वो कई सारे सामान से लड़ते भिड़ते नीचे गिरे। नीचे सिलपट्टे पर उनका सर टकराया और वो मर गए। जया कहती है सेल्फ डिफेंस हुआ ना ये तो पुलिस को सच बता देते हैं। सुषमा कहती है पुलिस और मोहल्ले वालों को यकीन ही नहीं होगा इस कहानी पर। फिर सुषमा और जया दोनों झगड़ पड़ते हैं। उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो दोनों बात बात में झगड़ते रहते हैं। रेखा कहती है कि पुलिस को कोई नहीं बुलवाएगा, हमारे पास एक आइडिया है, ये तो मर ही चुके हैं, आज रात इनको कंबल में लपेट के नाले में फेंक आते हैं। अब हम देखते हैं गुप्ता आंटी को। वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि गुप्ता जी तो घर पे ही नहीं है। गुप्ता जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम गोल्डी है। लड़की की शादी होने वाली है। गुप्ता आंटी गुप्ता जी को फोन लगाती हैं, तो फोन तो रेखा के घर पे ही था, कोई भी फोन नहीं उठा था। तो गुप्ता आंटी वॉइस मैसेज भेजती हैं। वो कहती हैं कल रात को जो डोज दिए थे वो भूल गए क्या? जब कह दिया है कि तुम्हारी ललिता मैडम को नहीं बुलाएंगे शादी में तो नहीं बुलाएंगे। अब ये तीनों मैसेज सुनने में लग जाती हैं। आंटी कहती है जवाब काहे नहीं दे रहे हैं गुप्ता जी, नीला टिक दिख रहा है हमको। हमें देखने मिलता है कि रेखा के घर की बाउंड्री पर लिखा है रेखा का देखा। जया के ससुर जी फिर से फोन कर देते हैं कि बिना बताए कहाँ चली गई। जया झूठ बोल देती है कि माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है इसलिए आना पड़ा, कल आ जाएंगे हम। ससुर जी कहते हैं बच्चा बच्चा होता तो ऐसे मुंह उठा के नहीं चल देती तुम। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। पता चलता है कि वो तो जया का बचपन का दोस्त महेश्वरी है जो कि पुलिस वाला बन गया है। महेश्वरी गुप्ता आंटी का भाई है। गोल्डी की शादी की खुशी में गुप्ता आंटी ने आज रात में एक जगराता रखा था। अब तीनों सोच में पड़ जाती हैं कि मोहल्ले में इतनी हलचल के बीच लाश को कैसे ले जाया जाए।
जगराता शुरू हो जाता है और गुप्ता जी आए नहीं तो गुप्ता आंटी टेंशन में आ जाती हैं कि आखिर वो गए कहाँ। जया माँ से कहती है कि हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है। रेखा पूछती है कि इतने पैसे क्यों चाहिए। जया कहती है पर्सनल है, नहीं बता सकते। गुप्ता आंटी फिर से मैसेज करती हैं कि आ जाइए, सब आ गए हैं, अब गुस्सा नहीं करेंगे आप पर। अब ये तीनों गुप्ता जी की लाश को कंबल में लपेटने का काम शुरू करती हैं। तभी तीनों को पता चलता है कि गुप्ता जी तो मरे ही नहीं हैं, बस बेहोश हुए हैं। जगराते में हम गोल्डी को गाते हुए देखते हैं। वो बहुत अच्छा गाना गाती है। रेखा गुप्ता जी के हाथ पैर बांध रही होती है। गुप्ता जी का फोन सुषमा के हाथ में होता है। वो देखती है कि माँ ने गुप्ता जी को मैसेज किया था, वो भी 3 पत्ती खेलने के लिए। दोनों कहती हैं अब सच सच बताओ कि हुआ क्या था रात में, काहे बुलाई थी गुप्ता जी को तुम। रेखा बताती है कि हम वाइन शॉप से 6 लाख रुपए उठाए थे। गुप्ता जी वहाँ का अकाउंट देखते हैं। उनको पता चल गया था कि हमने पैसा लिया है। हमने उनको समझाया कि हम चोरी नहीं किए हैं, वापस रख देंगे पैसे, संस्कार भाई को मत बताइएगा। लेकिन ये बोले हम तो कल ही बताएंगे। हम सोचे कि एक और बार बात कर लेते हैं, इसलिए हम इनको मैसेज करके बुलाए। फिर उसके बाद सब वैसा ही हुआ जैसा हम पहले बताए थे। बस ये मरे नहीं है, जिंदा है। हम पैसा 2 दिन में वापस रख देंगे, लेकिन उससे पहले ये बाहर जाकर सब कुछ बक देगा, इसलिए इसका यहाँ रहना ही सही है। जया कहती है हम तो जा रहे हैं, हमको नहीं भागीदारी बनाना इसमें। माँ कहती है तुमको भी तो पैसे की जरूरत है ना। जया ये सुनकर रुक जाती है। अगली सुबह गुप्ता आंटी देखती है कि गोल्डी सुषमा से बातें कर रही होती है। वो चिल्ला के कहती है यहाँ आ जाओ। शादी से पहले लोगों की नजर लग जाती है। इनडायरेक्टली वो सुषमा को ताना मारती है। गुप्ता आंटी को गुप्ता जी की तरफ से मैसेज आता है कि हम नहीं आएंगे, अकेले करवा लो शादी। ये मैसेज सुषमा ने ही किया था। गुप्ता आंटी कहती है देखो लग गई ना नजर उसकी, उससे बात करके आई तुम और तुरंत मैसेज भी आ गया। अब फोन भी बंद आ रहा है। जा रहे हैं हम बाबा के पास, अब वही कुछ उपाय बताएंगे। जल्दी है वो तुमसे, दांत तोड़ के शक्ल तो बिगाड़ ही दिया है, अब शादी भी नहीं होने दे रही। उस कान के बातों से शादी करने वाला कोई है ही नहीं। कांड ये था कि सुषमा की 5 मिनट वाली किस की वीडियो वायरल हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसे फेमस होना था, इसलिए उसने प्रेमी बनाया और उसके साथ 5 मिनट वाली वीडियो बनाई और उस वीडियो को फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर पूरा मोहल्ला सुषमा की शिकायत करने रेखा के घर गया। मामला ठंडा करने के लिए रेखा ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन असल में उसे जया के ससुराल भेज दिया गया था। जया के ससुराल में भी उसने सभी मर्दों पर डोरे डाले। फिर उसने मानस के साथ ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया, #जीजू साली। ये तीनों गुप्ता जी को खांसी की दवा पिला रही होती हैं ताकि वो नींद में ही रहे। अब गुप्ता आंटी लड्डू देने आती हैं। तीनों किसी भी तरह से उन्हें बात में फंसा के रखी रहती हैं और उन्हें वहाँ से भगाती हैं, पर उन्हें घर के अंदर ही घुसना था। ठंडा पानी लाने का बोलकर वो तीनों को भेज देती हैं और फिर घर के अंदर घुस जाती हैं और जादू टोने वाला नारियल गमले में छुपा देती हैं। गुप्ता जी को किचन में रखा हुआ था। गुप्ता आंटी वहाँ जा ही रही होती हैं कि तभी गोल्डी उन्हें बुलाने आ जाती है और वो चली जाती हैं। गुप्ता जी जो तेल लगाते हैं उसकी सुगंध गुप्ता आंटी को रेखा के घर में आ गई थी। उन्हें यकीन हो गया था कि गुप्ता जी वहीं पर है। वो अपने भाई महेश्वरी से कहती है कि जया से मिलने के बहाने घर की छानबीन करके आओ। ये तीनों गुप्ता जी को शिफ्ट कर रहे थे कि तभी महेश्वरी घंटी बजा देता है। जया दरवाजा खोले बिना खिड़की से ही बात करने लगती है। तब तक ये दोनों गुप्ता जी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जया कहती है चलो स्कूल चलते हैं, स्कूल टाइम की यादें ताजा करने। अब जया के बारे में बताया जाता है कि जया दिखने में बहुत ही अच्छी लेकिन असल में बहुत चालाक है। एक बार उसकी सहेली को लड़के वाले देखने आए थे। जया वहीं पर थी। वो लड़का मानस था। जब जया को पता चला कि लड़का बड़े घर का है तो चुपके से वो उसे पटाने लगी। मानस वॉशरूम करने के बहाने उससे मिलने किचन में आ गया। सबने उन लोगों को साथ में देख लिया। मानस कहने लगा कि इसी ने बुलाया था मुझे। मानस की माँ ने देखा कि जया ने तो गोल गोल फुली हुई रोटियां बनाई है, तो उन्होंने जया को ही पसंद कर लिया। वो भी अपनी माँ और बहन जैसी ही है। तीनों को ही लोग डायन समझते हैं। जया महेश्वरी के साथ आ रही होती है कि तभी वहाँ मानस आ जाता है। जया को महेश्वरी के साथ देखकर मानस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम तो कार लेकर चली आई, कार में क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उसी के चक्कर में हमको यहाँ आना पड़ा, वो भी बस लेके। और तुम तो बोली थी कि मम्मी जी बीमार है, ये तो भली चंगी लग रही है। रेखा फिर रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि असल में हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए हम दोनों को बुला लिए। मानस कहता है कि हम भी यहीं रुक जाते हैं, फिर बढ़िया आज रात पार्टी करके जाएंगे। अब रात में मानस ड्रिंक करके नशे में चला जाता है। वॉशरूम करने के लिए वो उस कमरे में जा रहा होता है जहाँ पे गुप्ता जी हैं, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि दरवाजा जाम होता है, वो खुलता ही नहीं। रेखा अकेले में किसी को फोन करती है, कहती है गुप्ता जी मरे नहीं है, जिंदा है। वैसे हमको एक आइडिया आया है। अगली सुबह ये तीनों ट्राई करते हैं दरवाजा खोलने का, तो अब इनसे भी दरवाजा नहीं खुल रहा होता। मानस बाहर आ गया था। लोगों से उसने जो भी सुना वो घर आकर इन लोगों को बता देता है। वो कहता है कि सामने वाले गुप्ता जी गायब हो चुके हैं। उनके यहाँ रात को फिरौती का फोन आया था।
अब ये तीनों एक दूसरे पे शक करने लग जाती हैं कि फिरौती मांगी किसने। फिरौती का कॉल गोल्डी के पास आया था। किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए मांगे थे। आज रात ही उन्हें पैसा देना था। कॉलोनी वालों का मानना था कि रेखा हमेशा से पैसों की भूखी है। सुकुमार के जाने के बाद उसने अपना कर्जा उतारने के बहाने अपने घर में कई तरह के धंधे चलाए। पहले बिजनेस में उसने नाइटी बेचना शुरू किया। फिर उसने अकेले अविवाहित रहने वाले मर्दों को टिफिन सर्विस देना शुरू किया। लोगों का कहना था कि टिफिन के डब्बों में नशा करने वाले मटेरियल होते थे। फिर उसके बाद उसने साइबर कैफे खोला। उस कैफे में अश्लील वीडियो देखने की फैसिलिटी दी जाती थी। ये इतना चला कि उसका सारा कर्जा उतर गया। लोग ये भी कहते हैं कि आदमी कैफे के अंदर जाते थे पर बाहर नहीं आते थे। कहा जाता है कि वो मर्द गेंदे के फूलों के नीचे गड़े हुए हैं। रेखा का असली व्यापार तो फिरौती लेना है। जया सुषमा पे शक कर रही होती है कि उसने ही फिरौती मांगी होगी, फॉलोवर्स खरीदने होंगे इसलिए मांगी होगी। तो माँ कहती है पैसों की जरूरत तो तुमको भी थी ना, तो तुम भी तो मांग सकती हो। रात के अंधेरे में हमारा गाना चुरा कर गायब हो गए थे तुम लोग। तो जया कहती है तो क्या करते, तुम्हारा जो मसाज वाली रेपुटेशन है उसकी वजह से हमारे ससुर कंडीशन रखे थे कि तुम शादी में नहीं आओगी तो ही शादी कराएंगे। रेखा कहती है तुम्हारे पापा ही जिद करके छत पे मसाज करवाते थे। हम तो कितनी बार बोले कि अंदर करवाओ लेकिन वो माने ही नहीं। जया कहती है चोरी नहीं किए हैं ना हम, शादी होती तो देती ना हमको। रेखा कहती है 2-4 बार जो आई हो ना वो पैसे मांगने के लिए ही आई हो, बिना अपने मतलब के कभी आई हो क्या हमारा हाल देखने। जया कहती है काहे आए हम, तुम्हारे साथ जब तक रहे तब तक शर्मिंदा ही होते रहे, कोई ना कोई कांड करती रही तुम। कभी पेट में बच्चा आ गया, कभी गुप्ता अंकल आ गए, अभी देख लो खुद को, इस उम्र में भी स्लीवलेस ब्लाउज पहन के घूम रही हो। रेखा कहती है अब इसमें हमारे स्लीवलेस ब्लाउज का क्या लेना देना, हमको गर्मी लगती है तो पहनते हैं और फिरौती के पैसों से ब्लाउज थोड़ी सिलवाएंगे। जया फिर कहती है सुषमा मांगी होगी फिरौती। सुषमा कहती है हर बात पे हमारा ही दोस्त निकाला जाता है। वीडियो वो साला किरण डाला था, नाम हमारा खराब हुआ। फिरौती कोई और मांगा लेकिन चेकिंग हमारी होगी। हर बात पर साबित करना पड़ता है हमको कि हम बेकसूर हैं। जया कहती है हमको मालूम है मानस का नंबर तुमने जानू के नाम से सेव करके रखा है। गृहस्थी में आग तो लगा ही चुकी हो, इससे बुरा क्या ही कर लोगी तुम। रेखा कहती है जया जो कह रही है क्या वो सही है। सुषमा कहती है इसके मन में जो भी आ रहा है वो बक रही है, लेकिन मोहल्ले वाले एक बात तो सही कहते हैं, तुम दीदी के पापा और हमारे पापा दोनों को जान से मारी हो और हमको बोला कि वो छोड़ के चले गए। सच सच बताओ कि सही में गेंदा के फूल के नीचे गाड़ी हो ना उनको। रेखा मिक्सी में टमाटर पीस रही होती है। गुस्से में वो अपना हाथ हटाती है तो सारा टमाटर उन लोगों के ऊपर चला जाता है। वो चाकू दिखाकर कहती है जब तक गुप्ता जी को सुल्तान नहीं देते तब तक कोई भी नहीं जाएगा। हम फिरौती नहीं मांगे हैं, चाहे कसम खिला लो, लेकिन अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को भी ले जाएंगे। महेश्वरी अपने जीजा की खोज में लगा हुआ था। जब उसने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसे पता चला कि वो मोहल्ले के बाहर तो गए ही नहीं, मतलब वो मोहल्ले के अंदर ही है। अब रात में फिरौती देने का समय आ जाता है। गोल्डी पैसे रख देती है। महेश्वरी नजर रखे हुए था कि पैसे उठाने कौन आएगा। जया देखती है कि माँ कहीं जा रही है तो जया उनके पीछे लग जाती है। सुषमा भी इन दोनों के पीछे लग जाती है। रेखा वाइन शॉप में जाती है और उसके पीछे ये दोनों भी वहां पहुंच जाती हैं। फिर वहां एक आदमी आता है। यहाँ पता चलता है कि वही सुषमा का पिता है। जया के पापा के जाने के बाद लोगों को रेखा की हरकतें ठीक नहीं लगती थी। जब सुषमा पैदा हुई तो कॉलोनी की औरतों में दहशत फैल गई। एक बार गोल्डी ने सुषमा से उसके पापा के बारे में कुछ बोल दिया तो सुषमा ने उसे मुक्का मार दिया, इतना तेज कि गोल्डी के आगे के दोनों दांत टूट गए थे। इसकी वजह से बेचारी का दहेज डबल करके देना पड़ रहा है। आज उसके पिता उसके सामने थे। सुषमा पूछती है अब चले क्यों गए थे और कभी मिलने क्यों नहीं आए। रेखा कहती है जब तुम होने वाली थी तो इनको सरकार ने अंडरकवर मिशन पर भेज दिया था। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी आर्मी में था। रेखा कहती है पैसे लाए हैं क्या, लाइए वापस रख देते हैं। जया कहती है पैसे आपके पास ही थे क्या। रेखा कहती है आधा ही था, उस रात हड़बड़ी में ये बैग भूल गए थे। अब यहाँ ये पता चलता है कि जब गुप्ता जी आए थे तो ये भी वहां था। रेखा बताती है कि 10 दिन पहले हमने इनको 3 लाख रुपए दिए थे। उस दिन हम 2.5 लाख रुपए और निकाले थे। गुप्ता जी हमारे जाने के बाद आए और कैश में कमी पकड़ ली है। वो हमको फोन पर धमकी दिए कि वाइन शॉप के ओनर संस्कार भाई को सब बता देंगे। हम सोचे ये तो साथ ही है तो यही समझा देंगे उनको। ये पैसा हम अपने लिए नहीं मांगे थे, दुकान के लिए मांगे हैं। रिटायर होने के बाद ये हमारे साथ सिक्योरिटी एजेंसी खोलेंगे। जया कहती है कि यही फिरौती मांगे होंगे फिर, क्योंकि पैसे तो इनको भी चाहिए और हम तीनों के अलावा सिर्फ इन्हें ही पता है कि गुप्ता जी हमारे यहाँ हैं, तो अब यहाँ पे ये जेल जाएंगे। वो आदमी कहता है जेल तुमको मजाक लगता है क्या, कभी वहाँ का डंडा खाया है। रेखा तुम हमको फंसाने के लिए बुलाई हो ना, ये आधे पैसे वाला बैग ना भूले होते तो हम नेपाल में होते आज। तुमसे आशिकी लड़ा लड़ा के पक गए हैं हम।
हम वांटेड चल रहे हैं, हर 2-3 महीने में पकड़े जाते हैं। रेखा इस आदमी को आर्मी वाला समझती थी, पर असल में वो एक फ्रॉड चोर था जिसने रेखा के साथ प्यार का नाटक किया और फिर पैसे लेकर रफू चक्कर होने जा रहा था। जया पैसों वाला बैग दे नहीं रही होती, वो सुषमा के गले पर चाकू रख देता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रेखा बैग दे देती है और वो पैसे लेकर भाग जाता है। महेश्वरी नजर रखते रखते घोड़े बेचकर सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पैसे तो फिरौती मांगने वाला ले गया। मानस घर पर नशा करके आंख खोलकर सो रहा था। सुषमा किसी तरह कमरे का दरवाजा खोल लेती है और गुप्ता जी को आजाद करने लगती है। कहती है कि इसकी बेटी की शादी होने जा रही है, इसे जाने दो। रेखा कहती है अपने ऊपर मत लो सब कुछ, वो आदमी ही बुरा था। सुषमा कहती है तुम कैसी औरत हो, बिना देखे बुझे किसी के भी साथ बच्चा कर लेती हो, तुम्हारा जवानी तो ढलता ही नहीं है, कहीं तो रुको, अब अगला किसका नंबर है। हाँ, तभी गुप्ता जी जाग उठता है। वो भागने की कोशिश करता है, रुका रुकी में गमला गिर जाता है और गमले से निकलता है नारियल। जया वही फेंक के गुप्ता जी के सर पर मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। शोर से मानस की नींद खुल जाती है। उसको लगा कमरे में जया महेश्वरी के साथ है। वो जया को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। वो कहता है माँ और बहन तो ऐसी ही थी, तुम भी वैसी ही बन गई, लग रहा है तुमको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जया अब तक उसकी सुनती हुई आई थी, अब उसका पारा गर्म हो चुका था। वो कहती है जाओ, चले जाओ। मानस चप्पल उतार के कहता है अब हमको अपने हिसाब से तुम्हें समझाना पड़ेगा। जया उसका मुंह दबोच के कहती है निकल यहाँ से तुरंत, यहाँ आया था महेश्वरी थका के गया है हमको, थकाना समझते हो, तुम तो कभी थकाई ही नहीं, तो निकलो यहाँ से। मानस कहता है पछताओगे तुम, देख लेना। जया कहती है हम पछताएंगे, शादी के दिन से लेकर आज तक पता है कितनी रोटियां बनाए हैं, 12,755 एग्जैक्ट, और कह रहा है हम पछताएंगे। वो चप्पलों से मारते हुए कहती है साला खुद कभी काम पे नहीं गया, बाप के पैसों पे हमको अनपेड सर्वेंट बना के रखा है। मानस कहता है ऐसे बाहर नहीं मारो, इज्जत डाउन हो रही है। जया कहती है इज्जत के चक्कर में तो तुमसे शादी की है, हमारी सहेली को देखने आए थे, किचन में हमको अकेला देखकर हमको पकड़ लिए, अगर उस दिन हमारी सहेली सबको बुला के हंगामा ना की होती ना तो साला हम बच जाते। रेपुटेशन के चक्कर में तुम जैसे दलचट्टे को हम अपने गले में टांगे घूम रहे हैं और फिर मोहल्ले वालों को लगता है कि हम तुमको फंसाए हैं। अपने बाप का चड्डी तुम हमसे धुलवाते हो और हमारे ही सामने हमारी बहन पे हाथ डालते हो, और बताएं तुमको कि तुम्हें बच्चा काहे नहीं हो रहा है, जानते हो क्योंकि तुम्हारा शुक्राणु कमजोर है। मानस कहता है जा रहे हैं, लेकिन तुम वापस आओगी ना तो भी घर पे नहीं रखेंगे। जया चप्पल मार मार के कहती है कि डाइवोर्स के पेपर भेज देंगे, एनिमली का रेट ठीक लगाना, नहीं तो यही गेंदे के नीचे गाड़ देंगे तुमको, समझे। मानस वहां से भाग जाता है। सुषमा कहती है मेरा जीजा कुछ नहीं है, तुम उस नाम से नंबर फॉरवर्ड की थी, हम वैसा ही सेव किए थे, एक वीडियो बनाए थे जो वायरल हो गई, तो इसलिए वीडियो बनाते थे उनके साथ, मजबूरी थी हमारी। अगली सुबह रेखा देखती है कि गुप्ता जी खुद को छुड़ा के अपने घर पहुंच गए हैं। अब ये तीनों समझ लेती हैं कि अब तो खेल खत्म, अब तो जेल जाना निश्चिंत है। गुप्ता जी घर तो पहुंच गए थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे होते। रेखा ने अपने ब्लाउज से उनका मुंह बांध दिया था। ब्लाउज देख के सबको यकीन हो जाता है कि ये इन तीनों का ही किया धरा है। गुप्ता जी गुप्ता आंटी के फोन से रेखा को फोन करता है। वो कहता है जब वाइन शॉप से पैसा उठाए तो हम आपकी चोरी पकड़ लिए, उसके बाद आप हमको मैसेज करके 3 पत्ती खेलने बुलाई, तुम्हारी आशिकी में हम पहुंच भी गए और तुम हमको मार के बेहोश कर दी। फिर तुम अपनी लड़की लोग को बुलाई मदद के लिए और साथ में वो दामाद भी आ गया। फिर जया तमाशा की उसको भगाने का और उसी में वो फिरौती के पैसे लेके भाग गया। हम तो कैसे भी जान बचा के आ गए। अब आपके कांड का सबूत मिल गया है महेश्वरी को, आपका ब्लाउज, अगर हम मुंह खोले तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपको बचना है तो हमारा कहा मानना पड़ेगा। आप ये घर खाली कर दो, हमारे नाम कर दो, हमारा मुंह कभी नहीं खुलेगा। जरा सोचिए, मोहल्ले वालों को ये बात पता चल गई कि आजकल आपका नया धंधा आदमी लोग को घर बुलाना और फिरौती मांगना है, तो आपका क्या हाल होगा। आप जानती है ना, इस बार आप भीड़ को नहीं रोक पाएंगी। पिछली बार क्या हुआ था भूल गई क्या। एक्चुअली रेखा ने जब साइबर कैफे खोला था तो लोगों ने अपने मन में ही सोच लिया कि उसके घर में गंदा काम होता है। फिर लोगों की भीड़ आई और उन्होंने घर पर हमला कर दिया, कंप्यूटर वगैरह सारा सामान तोड़ दिया। रेखा डर के मारे दोनों बच्चियों को लेकर छुप गई थी। भीड़ के गुस्से के आगे वो कुछ भी ना कर पाई। वहाँ कोई अश्लील वीडियो वाला काम नहीं होता था, सिर्फ साइबर कैफे था, लेकिन गुप्ता मोहल्ले में रेखा के बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाता रहता था। रेखा बेटियों से कहती है ये घर हम नहीं देंगे, तुम लोगों के लिए बचा के रखा है सिर्फ, अगर ये भी दे दिए तो हमारी उम्र में हमारी जैसी हालत हो जाएगी तुम दोनों की, हम जेल चले जाएंगे, तुम दोनों निकलो यहाँ से। जया को तभी एक आइडिया आता है। सब लोग गोल्डी की शादी में गए हुए थे, घर पे गुप्ता जी अकेले थे। जया जाके उनको घर पे आने का इन्वाइट करती है। हमें बताया जाता है कि मोहल्ले में इनके खिलाफ जो भी अफवाहें फैली हुई थी कि ये ऐसी हैं, वैसी हैं, डायन हैं, ये सब कुछ करा धरा गुप्ता जी का ही था। उसकी 2 चीजों पर गंदी नजर थी, एक रेखा पर और दूसरी उसके घर पर।
रेखा ने उसे कभी भाव भी नहीं दिया और घर भी उसे कभी नहीं मिला। जब रेखा मोहल्ले में आई तो रेखा ने नहीं बल्कि गुप्ता ने उस पर नजर मारी थी। लोगों ने खुद ही बातें बनाई कि मसाज क्वीन है रेखा, जबकि रेखा किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सुकुमार के कहने पर छत पर उसका मसाज करती थी। रेखा की नहीं, उल्टा मोहल्ले वालों के मर्दों की गंदी नजर थी उस पर। लोग उस पर कमेंट पास करते उसे घूरते थे, उसे डायन बुलाने लगे, उसके घर की दीवार पर गंदी गंदी बातें लिखने लगे। गुप्ता अब इनके घर आता है तो ये तीनों नाइटी पहने हुए थे। बड़े प्यार से ये लोग उसका स्वागत करते हैं। गुप्ता डिमांड करता है कि तुम तीनों नाच के दिखाओ। ये तीनों नाचना शुरू करती हैं, फिर उसके कपड़े उतार कर उसकी मालिश करने लगती हैं। मोबाइल से ये सब कुछ एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो कि छुपा कर रखा हुआ था। फिर ये लोग गुप्ता आंटी और महेश्वरी को मैसेज कर देते हैं कि गुप्ता जी यहाँ तरंगे पड़े हुए हैं, ले जाइए इनको। वहाँ गुप्ता आंटी आ जाती हैं। जया कहती है अब जाओ इनको लेके। अब इनकी पूरी वीडियो तैयार है सुषमा के पेज पर अपलोड होने के लिए। गुप्ता कहता है पहले फिरौती मांगी और अब ब्लैकमेल कर रही हो। रेखा कहती है हम फिरौती नहीं मांगे थे। गुप्ता अपनी पत्नी से कहता है उस रात यही बुलाई थी हमको मैसेज करके। रेखा कहती है हम बताते हैं ना क्या हुआ था। आप जब आए तो आप कुछ नहीं किए, हमने आपको बुलाया, फिर आपको घर के अंदर खींचा। आपने कहा ये क्या कर रही है रेखा जी, छोड़िए, लेकिन हम आप पे जबरदस्ती करने लगे। खुद को बचाने के लिए आप अंदर भागे और हम आपके पीछे भागे। फिर हम घोड़े के जैसे आपके ऊपर चढ़ गए। आप जितना छटपटाए हम उतना जबरदस्ती किए। आप तब भी नहीं माने तो हम आपको धक्का दे दिया, आपका सर टकराया, लेकिन आप फिर भी नहीं मरे। लोग ये मानेंगे नहीं, लेकिन हम डर गए थे। गुप्ता अपनी पत्नी से कहता है कि महेश्वरी को फोन लगाओ। आंटी कहती है घर पर चलिए, नहीं तो ये वीडियो डाल देंगी। गुप्ता कहता है वीडियो में तो ये खुद नाइटी पहनकर नाच रही है, इन लोगों को भी तो अपनी इज्जत प्यारी होगी ना। तीनों लोग जोर जोर से हंसने लग जाती हैं, इतनी जोर से कि जैसे डायन हंस रही हो। वो तीनों इसलिए हंसी क्योंकि मोहल्ले में इज्जत छोड़ी ही कहाँ थी गुप्ता ने इनकी। वो तो वैसे भी हर तरफ से बदनाम ही थी, तो वो अपनी इज्जत की फिक्र क्या ही करती। मोहल्ले में इज्जतदार तो गुप्ता था। तो जब ये वीडियो वायरल होता तो सब देखते कि वो इन तीनों डायनों से मालिश करवा रहा है, तो इज्जत तो उसकी जाती। गुप्ता इन तीनों को डायन बोलकर वहां से चला जाता है। अब कहानी कुछ हफ्ते आगे जाती है और हम देखते हैं कि तीनों टीवी देख रही होती हैं। चैनल बदलते समय एक चैनल पर गोल्डी दिखाई देती है। वो एक सिंगिंग शो में गई हुई थी। उससे क्वेश्चन पूछा गया तो वो बता रही थी कि हमको शादी नहीं करनी थी, पर पापा सुन ही नहीं रहे थे तो हम घर से भाग आए। हम अपना सपना पूरा करने के लिए 6 लाख रुपए जमा कर रखे थे और उसी से काम चला रहे हैं। पापा हमारी वजह से मम्मी से लड़िएगा मत। उस रात भी आप गुस्से में चले गए थे, हमने खिड़की से देखा था आपको सामने जाते हुए। अब जाकर हमें समझ आता है कि फिरौती किसने मांगी थी, खुद गोल्डी ने। तीनों जोर जोर से हंस रही होती हैं कि गजब गेम खेल गई गोल्डी। अब तीनों मस्त तैयार होकर बेफिक्र होकर मोहल्ले में घूम रही होती हैं, नाच रही होती हैं। जहाँ इज्जत ही ना हो वहाँ इज्जत का क्या सोचना, इसलिए वो एकदम चलती। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी में माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।